हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? टू ऑप्शन इज अ राइट आंसर। विकास परिवर्तनीयशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। राइट आंसर इज अ अधोगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, आगे ऑप्शन मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ये पर्यावरण के कारण होता है या वंशानुगत होता है या सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। इसमें राइट आंसर इज द टू ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंशागत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? यू नो वेरी वेल। प्राथमिक संस्था कौन सी है? विद्यालय, जनसंचार, धर्म, परिवार। परिवार सबको पता है कि सबसे पहली संस्था परिवार ही है, तो 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है। नंबर 1, संवेदगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। Here is the right answer is a मूर्त संक्रियात्मक अवस्था is a right answer. एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता, संरक्षण। क्या कहते हैं बताइए? समावेशन। उस बच्चे ने अपने माइंड में सेट कर लिया है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे। किसने की थी बताइए? तो लेव वाइगोत्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। 2, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चों की बात आत्म केंद्रितता का द्योतक है। तो हियर इज अ राइट आंसर इज 1। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं। हियर इज अ राइट आंसर इज अ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए
क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंधन, अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़की अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिनवीकरण, दंड आज्ञा पालन, अभिनवीकरण। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, अभिनवीकरण। हियर इज द राइट आंसर। कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, योग्यता आधारित अटल समूह बनाना, कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, विद्यार्थी को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करना। बेटा ऐसा तो होता नहीं है कि अंक प्राप्ति करने के लिए, ये भी रॉन्ग। कक्षा में उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ऐसी पार्शियलिटी नहीं करना है। योग्यता आधारित समूह बनाना, योग्यता आधारित नहीं, पार्शियलिटी नहीं। इधर आपका हो जाएगा नंबर 1, सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के संग समान अवसर। जहाँ पे ये आ जाए समान अवसर, आपका बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? सबसे पहली विशेषता क्या है शिक्षा की? बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा में अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, ये भी सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल, अंक प्राप्ति पे कभी जोर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, ये सही लग रहा है। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर इज द 3rd। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? बताइए। शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतिज्ञ बुद्धि। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अंतर्वैयक्तिक। सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रक्रिया कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक। हियर इज द राइट आंसर इज द 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा और जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। इसमें बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? क्या बात चल रही है यहाँ पे? पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाएं, मतलब इसमें लचीलापन दिख रहा है। तो आपका ये हो जाएगा 2nd आंसर इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? इसमें अब आपको पूछा है नहीं है। सबसे पहले गौर कीजिए, नहीं है, ठीक है। विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यास्मरण, क्या सही है इसमें? क्या नहीं होना चाहिए आप बताइए।
हियर इज अ राइट आंसर इज अ 4। रटने पे बल नहीं देना चाहिए, याद करने पे बल नहीं देना चाहिए। हियर इज अ राइट आंसर इज अ दिस। 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारण करने वाला परीक्षण, सततगमकता को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण, जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। बताइए। अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। ठीक है, हियर इज द राइट आंसर इज अ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध तरीका क्या है? 2016 के अनुसार मानसिक मंदित, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग व्यक्ति, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं? बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो उचित तरीका हमारे है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो। हियर इज द राइट आंसर 4। इसमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? फिर से आपको पूछा है नहीं है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है नहीं पे। विविधता को सराहना और महत्व देना, और सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, नहीं पूछा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान, ये सबसे गलत लग रहा है आपको। तो हियर इज अ राइट आंसर इज 4। राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुड़ज वैकल्य और गति सम्यक वैकल्य। कौन सा विकार है? तो ये अपने में ही लीन है, तो हियर इज अ राइट आंसर इज अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 19। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? इसको हम इंग्लिश में ही देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है वो आप चेंज करके हिंदी में देख लीजिए। डिफिकल्ट इन मेकिंग ओमिशन, रिवर्सल एंड सब्सटीट्यूशन वाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ डायसोनिया, डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलिया, डिस्फोरिया। बोलिए इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? तो जहाँ पे रीडिंग टेक्स्ट के लिए दिक्कत आए, महसूस हो, वहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। अगर मैथ करने में आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे हो जाएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, राइट आंसर इज सेकेंड। किस चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता, परिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता, सृजनात्मकता। सबसे अच्छा है क्रिएटिविटी। इंग्लिश में देख लीजिए क्रिएटिविटी। ठीक है, आपको सृजनात्मकता बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो आपको इससे बढ़िया आंसर और नहीं मिल सकता कुछ भी। आगे चलते हैं 21 पे। एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर, ज्ञान के निर्माण पर। ये बच्चों के ज्ञान का निर्माण ही तो कर रही है टीचर। क्या कर रही है?
सब कुछ दिखा के उसको प्रैक्टिकली सिखा रही है। तो हियर इज अ राइट आंसर इज अ 4। 22 क्वेश्चन देखते हैं। सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही है। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह आलसी और बहाने बनाती रहती है, अधिगम असाध्य का अनुभव कर रही है और वह पलायनवादी प्रवृत्ति की है। वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले विद्यार्थी। विवेकपूर्ण तो नहीं है, आप पता है आपको। वह पलायनवादी भी नहीं है और अधिगम असाध्य हो रहा है उसके साथ। 23 पे चलते हैं। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार की चुनौतियों के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मिलजुल ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो आप बताइए इसमें सामाजिक संरचनावादी हो रहा है कम, सामाजिक भी हो रहा है, संरचनावादी भी है, व्यक्तिक संरचनावादी हो रहा है और परंपरागत कक्षा हो रही है, बहुभाषीय कक्षा हो रही है। यहाँ पे सामाजिक संरचनावादी काम हो रहा है। हियर इज अ राइट आंसर। 24 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम 24 में देखना है आपको। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित कक्षाएं। इसमें सबसे सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? ये वो अन्वेषण आधारित अधिगम। अन्वेषण मतलब खोज करना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और कथावाचन आधारित, कथा कहानी कह के ये सब भी। और वेधन तथा बार बार अभ्यास, ये तो नहीं है। चर्चा आधारित कक्षाएं, हियर इज अ 2, ऑप्शन इज अ राइट। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? बताइए। अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां, साधन लक्ष्य विश्लेषण। 1 इज अ राइट आंसर। 26 पे चलते हैं। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। संकल्पनात्मक किसको कहते हैं? कभी कभार ऐसे होता है ना कि हिंदी के वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं, हिंदी इंग्लिश के ठीक ठाक लगते हैं। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय। अब आपको हिंदी में देखना है। जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, सिंथेसाइज एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, उपसंप्रतियों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर। यहाँ पे हियर इज अ रॉन्ग आंसर एंड फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? अधिगम में त्रुटियां करते हैं बच्चे, किस ओर संकेत करती हैं? अब आपको ये बताना है। अधिगम वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्यता, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। बोलिए कौन सा सबसे राइट आंसर होगा? अधिगम में की जाने वाली त्रुटियां, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, ये है थोड़ा पॉजिटिव आंसर। 28 पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके चलते हैं। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति, उदासीनता, ग्लानि। बोलिए क्या 28 का क्या आंसर है?
तदानुभूति। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। इम्पैथी, इम्पैथी कहते हैं इसको। जो खुद को अब विद्यार्थियों की जगह रख के, स्टूडेंट्स की जगह रख के देख रही है, महसूस कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, तदानुभूति, इम्पैथी। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का भाव महसूस होगा। ऊब, दुचिंता, क्रोध, शर्म। क्या लगेगा? अब दुचिंता को क्या कहते हैं? अब इंग्लिश में देखिए, एनेक्स्टी, एनेक्स्टी, एनेक्स्टी कहते हैं भाई दुचिंता को। तो हियर इज अ 2 इज अ राइट आंसर। ओके, यहाँ पे दो चिंता हो रही है ना, जहां परिणाम अनिश्चित हो, परिणाम का पता नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन ध्यान असफलता पर हो, आपको लगेगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो यहाँ पे दो चिंता है, तो दो चिंता इसको कहते हैं हिंदी में। अब आगे 30 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। कौन सी टीचिंग में आपको हेल्प नहीं करेगी? अब देखिए इंग्लिश का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल नॉट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सी क्वालिटी ऐसी आपको नहीं बढ़ाई जाएगी? जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, तो सही सा लग रहा है। और मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, ये भी सही लग रहा है। अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, ये भी सही है। बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, नो, इट्स रॉन्ग आंसर। ओके, आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको मेरे हिसाब से हेल्प मिलेगी आपको इससे, और भी मैं ऑनलाइन क्वेश्चन करवाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।